गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। तो आपका आप ही के यूट्यूब चैनल RWD में स्वागत है, रोजगार विद देवबंद में। तो जैसा कि हम लोगों का संविधान संशोधन से संबंधित हम लोगों का लेक्चर चल रहा है और इसका हमने पार्ट 1 कवर कर लिया। आज हमारा पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान के अनुसार 3 तरीकों से या भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। ये हम लोगों ने कल ही क्लास में पढ़ा था। यानी भारतीय संविधान के अनुसार, या ऐसे कह लो कि भाई भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है? 2 तरीकों से हो सकता है। क्लियर है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान संशोधन हो सकता है और साथ ही साथ कि भाई 368 की जो प्रक्रिया है, यानी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है? 2 तरीकों से हो सकता है। तो साधारण बहुमत हम कहते किसे हैं, है ना? साधारण बहुमत। तो आप लोगों को पता है क्या पता है कि भाई संसद में एक सदन लोकसभा है और एक सदन क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा में सीटों की संख्या 543 यानी सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है ना। उसके बाद कोरम गणपूर्ति हम किसे कहते हैं? इसको अच्छे समझे ना, यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोरम या गणपूर्ति न्यूनतम संख्या बैठक के लिए, यानी कोरम या गणपूर्ति हम कहते किसे हैं? न्यूनतम संख्या बैठक के लिए उसे हम क्या कहते हैं? कोरम गणपूर्ति कहते हैं। और कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। यानी कोरम गणपूर्ति कैसे कहते किसे हैं? न्यूनतम संख्या बैठक के लिए और कुल सदस्य संख्या का 1/10। जैसे लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। 543 का जब हम 1/10 निकालेंगे तो 54.3 आएगा, यानी हम इसको 55 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 55। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। 245 का 1/10 कितना होता है? 24.5, यानी हम क्या कह देंगे? सीधा 25। कहने का मतलब ये है कोरम या गणपूर्ति न्यूनतम संख्या बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10। कहने का मतलब इतना है, लोकसभा में अगर 55 सदस्य होंगे तो बैठक होगी और 55 सदस्यों से नीचे सदस्य आएंगे तो बैठक नहीं होगी। क्लियर है? कोरम गणपूर्ति हम उसे कहते हैं। या राज्यसभा में अगर सदस्य 25 हैं तो क्या होगा? बैठक होगी। अगर 25 से कम है तो बैठक नहीं होगी। वही हमने लिखा है। क्या लिखा है? राज्यसभा में 25 लोगों से कम लोग हों तो बैठक नहीं होगी। और मान लो राज्यसभा में 40 लोग उपस्थित हैं तो बैठक होगी, क्योंकि बैठक के लिए 25 लोग चाहिए थे। कहने का मतलब अगर लोकसभा की बैठक होनी है, कोई प्रस्ताव हमने पारित कराना है साधारण बहुमत से। क्लियर है? मेरी बात बड़े गौर से सुनना। कोई प्रस्ताव हमने पारित कराना है साधारण बहुमत से, तो वहां उसको पारित कराने के लिए कम से कम लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 55 सदस्य होने चाहिए। अगर 55 से कम है तो बैठक नहीं होगी। ऐसे ही राज्यसभा में अगर हमने कोई प्रस्ताव पारित कराना है साधारण बहुमत से, तो वहां पर सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 245 का 1/10 कितना होता है? 25 होता है। यानी सदस्य कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। अगर 25 से कम है तो बैठक नहीं होगी। ऐसे ही लोकसभा में अगर 55 से कम है तो बैठक नहीं होगी, क्योंकि बैठक के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा कि भाई कोरम गणपूर्ति हम किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा?
न्यूनतम संख्या बैठक के लिए, और संख्या कितनी होनी चाहिए? कोरम गणपूर्ति हम कैसे निकालेंगे? कुल सदस्य संख्या का 1/10। कोरम गणपूर्ति हम कैसे निकालेंगे? कुल सदस्य संख्या का 1/10। कुल सदस्य संख्या का 1/10 ऐसे ही क्वेश्चन लगा देगा भाई। कोरम गणपूर्ति के लिए सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/12, कुल सदस्य संख्या का 1/15, कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कुल सदस्य संख्या का 1/10। और बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन लगा है, और इस बार भी डेफिनेटली यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई में लगने के पूरे पूरे चांस हैं कि कोरम गणपूर्ति हम किसे कहते हैं? कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/12, कुल सदस्य संख्या का 1/15, कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो क्या कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे पूछ लेगा राज्यसभा की बैठक होने के लिए कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? ठीक, तो कितने होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 25, और लोकसभा में कितने? कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कितने? 55। क्लियर है? तो वही हमने लिखा है, राज्यसभा में 25 लोगों से कम लोग हो तो कम लोग हैं तो बैठक नहीं होगी, और मान लो राज्यसभा में 40 लोग उपस्थित हैं तो बैठक होगी, क्योंकि बैठक के लिए 25 लोग चाहिए थे। और अब हम क्या करेंगे? प्रस्ताव पारित अपना कराएंगे। प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या चाहिए? 40/2 + 1 यानी 20 और 1 21, यानी साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक होता है। कहने का मतलब ये है, साधारण बहुमत हम किसे कहते हैं? उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। मान लो वहाँ पर 26 लोग उपस्थित हैं तो बैठक होगी, क्योंकि कम से कम कितने चाहिए? 25। 26 है, 26 का आधा कितना होता है? 13, और 13 + 1 कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। तो साधारण बहुमत हम किसे कहते हैं? उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। साधारण बहुमत हम किसे कहते हैं? उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। मान लो सदस्य कितने उपस्थित हैं? 50 है। 50 का आधा 25 + 1 26। कितने? 26। तो क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत हम किसे कहते हैं? उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। इसे हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। मान लो अगर कोई प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कराना है और राज्यसभा में कराना है तो कम से कम 25 लोग उपस्थित होने चाहिए, और अगर 25 नहीं है तो बैठक नहीं होगी। 25 है या 25 से ज्यादा है तो बैठक होगी। ऐसे ही साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव हमने लोकसभा में पारित कराना है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 55 है तो बैठक होगी, 55 से कम है तो बैठक नहीं होगी, 55 है या 55 से अधिक है तो बैठक होगी। और प्रस्ताव पारित कराने के लिए क्या होता है? साधारण बहुमत उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। फॉर एग्जाम्पल 40 लोग हैं, 40 का आधा 20 + 1 21, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। 50 लोग हैं, 50 का आधा 25 + 1 यानी 26, प्रस्ताव पारित हो जाएगा साधारण बहुमत से। 100 लोग हैं, 100 + 1, 100 लोग हैं ना, तो 50 + 1 = 51 यानी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। लेकिन लोग वहां पर 20 बैठे हैं। कितने हैं? राज्यसभा में 20 बैठे हैं। बैठक के लिए चाहिए कितने? कम से कम 25, तो इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? साधारण बहुमत। ऐसे ही अब हमने क्या पढ़ना है? विशेष बहुमत। ऐसे ही अब हमने क्या पढ़ना है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत हम किसे कहते हैं? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, उसको अच्छे समझना। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? कितने सदस्य हैं? 245। 245 का आधा + 1 यानी 123। मान लो कोई प्रस्ताव हमको विशेष बहुमत से क्या कराना है? पारित कराना है, तो वहां पर 123 लोग होने चाहिए, यानी लोग
बढ़ाइए, क्योंकि विशेष बहुमत क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अगर कोई प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित कराना है तो राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 123। क्योंकि क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी 245 है, 245 का आधा करेंगे, है ना, प्लस एक ऐड कर दें तो कितने होने चाहिए? 123। ऐसे ही अगर लोकसभा का निकालना है तो लोकसभा में कितने हैं? 543/2 प्लस 1। क्लियर है? तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। कितने? 123। वहां उपस्थित कितने हैं? 223। मतदान करने वाले कितने हैं? 225। कितने हैं? 225। यानी उपस्थित तो 123 होने चाहिए, लेकिन उपस्थित कितने हैं? 230। उन 230 में से मतदान करने वाले कितने हैं? 225। और 225 का 2/3 यानी 150। कहने का मतलब ये है, जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है वो प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब उस पर 150 लोगों की सहमति होगी। जब उस पर 150 लोगों की सहमति होगी। इसे कहते हैं हम क्या? विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है? तो 2 तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। कितने होने चाहिए? 123। है कितने? 230। वोट कितनों ने किया? मतदान कितनों ने किया? 225 ने। 225 का 2/3 यानी 225 का 2/3 यानी 150। यानी जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है वो प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब उस पर 150 लोगों की सहमति होगी। इससे कहते हैं हम विशेष बहुमत। साधारण बहुमत किसे कहते हैं? उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, यानी वहां पर कोरम गणपूर्ति वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा। राज्यसभा के सदस्य 25 या 25 से अधिक, लोकसभा के सदस्य 55 या 55 से अधिक। क्लियर है? यहां क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी 123 लोग होने चाहिए। उपस्थित 230 है, 5 ने मतदान नहीं किया, 225 ने मतदान किया। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। मतदान करने वालों का 2/3। मतदान करने वाले कितने हैं? 225 का 2/3 निकालेंगे तो 150। यानी जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब उस पर 150 लोगों की क्या होगी? सहमति होगी। और नंबर 2 क्या है? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत 2 तरीकों से संविधान संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1, विशेष बहुमत। नंबर 2, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। आधे राज्य के विधानमंडलों का या आधे राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन। यानी राज्य वर्तमान में 28 हैं। इसमें हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं जिनमें अपना राज्य विधानमंडल है, दिल्ली व पुडुचेरी। 30+2 यानी 15। कहने का मतलब 15 राज्यों के विधानमंडल उस संविधान संशोधन को सहमति दे दे तो संसद के विशेष बहुमत से वो पारित हो जाएगा, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 15 राज्यों के विधानमंडल उस संविधान संशोधन को सहमति दे दे जो संसद के विशेष बहुमत से पारित हुआ है, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में लगता है। विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन, इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से? दिल्ली व पुडुचेरी, या पुडुचेरी भी बोल देते हैं। या संख्या पूछ लेगा। संख्या क्या पूछ लेगा?
15, 16, 17, 18, तो आंसर क्या होगा 15। संख्या भी आपको याद करनी है 15। कितनी याद करनी है 15, यानी 30 का आधा 15, यानी 28 राज्य में का 28 जो हमारे राज्य हैं उनका विधानमंडल, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना राज्य विधानमंडल है, दिल्ली और पुडुचेरी, वो भी इसमें क्या है शामिल है। कहने का मतलब 15 राज्यों के विधानमंडल उस संविधान संशोधन को सहमति दे दे जो संसद के विशेष बहुमत से पारित हुआ है, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। नोट नंबर 1, यहाँ राज्य विधानमंडल में दिल्ली व पुडुचेरी भी शामिल है। नोट नंबर 2, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ से भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, वहाँ से भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ से भी अनुमोदन करना प्राप्त होता है। आपको कल कमेंट में बताना है कि वर्तमान में विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, तब मैं जानूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कल से हमारा जो पार्ट 3 चलेगा, या आज हमारा पार्ट 2 है, तो कल से जो हमारा पार्ट 3 चलेगा उसमें हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे। जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951, यानी भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया 1951 में, सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेता है। तो हमारा जो संविधान संशोधन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार और अच्छे से देख लेना। ठीक है, पूरी पॉलिटी इस पे मैं आपको ऐसी करा दूंगा कि कहीं से भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन बस आप मेहनत करते रहिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।